दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्राइम की आज की कहानी कुछ खास है क्योंकि यह भारत की नहीं बल्कि अमेरिका में घटित हुई एक ऐसी कहानी है जिसका खुलासा करने में दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी भी 30 साल तक इधर उधर भटकती रही। पर इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को 3 महिलाओं ने एक बेहद नाटकीय तरीके से पुलिस को पकड़वा ही दिया। आज की कहानी में आप सभी जानेंगे कि कैसे इस केस को अंजाम देने वाला खूंखार अपराधी एफबीआई की आंखों में कई सालों तक धूल झोंकता रहा, जबकि एफबीआई उस अपराधी तक पहुंचने के लिए अन्य देश में भटकते रहे। इसके अलावा कैसे जब स्विमिंग पूल में 2 अनजान महिलाओं की बातों ने इस केस को सुलझाने के लिए एफबीआई की मदद की। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 25 साल तक पुलिस जो है इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती रही, लेकिन साल 2013 में स्विमिंग पूल में हुई एक खुलासे ने पुलिस के कान खड़े कर दिए और अंत में पुलिस ने इस अपराधी को एक लंबे इंतजार के बाद पकड़ ही लिया। इस केस में समय समय पर बेहद नाटकीय मोड़ आए जिनसे आपको भी जानना चाहिए, पर इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं मैंडी स्टेविक मर्डर केस की, जो अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित एंडेबन नाम के एक जगह पर घटित होता है। एक व्यक्ति अपने 18 साल की उम्र में क्या क्या कर सकता है, जिसने अपने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे कारनामे किए थे। यह लड़की थी मैंडी स्टेविक, जो न कि सिर्फ पढ़ने में होनहार थी बल्कि अपने स्कूल में टॉपर भी थी। वह चीयर लीडिंग भी करती थी। वह बास्केटबॉल की भी अच्छी खिलाड़ी थी। वह कमर्शियल एयरलाइन में पायलट बनना चाहती थी। उसे ना सिर्फ इंग्लिश आती थी बल्कि वो जापानी भी बोल सकती थी। उसने इतनी छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था और ना जाने उसके और कितने सपने भविष्य में सच होने वाले थे। वह अपने परिवार में सबसे अलग थी। उसकी सपना था कि वह अपने परिवार से काफ़ी बढ़कर मैंडी स्टेविक शहनाई और सैक्सोफोन भी बजाती थी। उसके टीचर्स उसके टैलेंट को खजाना मानते थे। वह काफ़ी दयालु स्वभाव की थी। उसके कारण उसके माता पिता, टीचर्स, दोस्त और रिश्तेदार सभी उसके बहुत चाहते थे। उसके दोस्त बताते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी में जो भी करती थी उसमें टॉप पर पहुंचना चाहती थी। मैंडी की माँ कहा करती थी, मैं अपने ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मैंडी जैसी मुझे बेटी दी। लेकिन उनकी यह खुशी कब गम में तब्दील हो जाती है, आइए जानते हैं। दरअसल मैंडी स्टेविक का जन्म सन 1971 में वॉशिंगटन में हुआ था। उसके जन्म के ठीक 3 साल बाद मैंडी का परिवार पामर नामक जगह पर रहने चला गया। लेकिन जब मैंडी की माँ मैरी का अपने पति ग्लेन स्टेविक से डाइवोर्स हो जाता है तो वह अपनी दोनों बेटी और बेटे ली के साथ एक्मे कम्युनिटी में जाकर रहने लग जाती है। जिस जगह पर मैंडी का परिवार रहता था वहाँ मुश्किल से 350 के आसपास ही लोग रहते थे, इसलिए इस इलाके को काफ़ी शांत इलाका माना जाता था। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। मैंडी की घटना से पहले यहाँ पर कोई छोटी मोटी घटना भी नहीं हुई थी। 1989 में माउंट पिकॉर हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद मैंडी आगे की पढ़ाई के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन चली गई। मैंडी थैंक्सगिविंग वीकेंड की छुट्टियां पर अपने घर आ जाती हैं। 25 नवंबर 1989 की सुबह मैंडी स्टेविक अपने पालतू कुत्ते कायरा के साथ रोज की तरह रनिंग करने जाती हैं और रास्ता उसके घर से नुक्सैक रिवर तक लगभग 2.5 मील का था और इतना ही रास्ता वो वापस तय करती थी। हालांकि वर्तमान में वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन जब भी यहाँ छुट्टियों में घर आती थी तो रोजाना दौड़ने जाया करती थी। उस दिन 2 घंटे बाद जब उनका कुत्ता कायरा तो वापस आ जाता है, पर मैंडी घर वापस नहीं लौटती। मैंडी जिस जर्मन शेफर्ड प्रजाति के कुत्तों को साथ लेकर चलती थी वो उसके लिए बहुत ही वफादार था। इसलिए मैंडी की माँ मैरी उसके अकेले घर वापस आने पर काफ़ी चिंतित हो जाती है, पर उनकी ये चिंता शक में तब तब्दील हो जाती है जब कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद भी मैंडी घर वापस नहीं लौटती। तो उन्होंने जान पहचान के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले वो मैंडी के बॉयफ्रेंड रिच से उसके बारे में पूछती है, पर रिच उनको बताता है कि उसने मैंडी को नहीं देखा है और ना ही उसके
बारे में वो कुछ जानता है, इसे इत्तेफाक ही कहेंगे। मैंडी इससे पहले जब भी रनिंग के लिए जाया करती थी तब उसकी माँ भी उसके साथ बाइक में साथ साथ ही चला करती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण उस दिन वो अपनी माँ के साथ जाने के बजाय अपने कुत्ते कायरा के साथ लेकर चल पड़ती है। मैंडी का भाई भी उस दिन अपने दोस्त के यहाँ था और उसके दोस्त का घर इस रास्ते में पड़ता था जिस रास्ते से मैंडी रनिंग किया करती थी। इसलिए उसने मैंडी को वापस घर की तरफ जाते हुए देखा था, पर वास्तव में मैंडी कभी घर पहुंची ही नहीं। काफ़ी देर बाद भी जब मैंडी घर नहीं पहुंचती है तो वो उसकी माँ उसके बारे में उसके एरिया के शेरिफ को सूचित करती है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में शेरिफ उस कंट्री के सबसे बड़े अधिकारी होता है। अब पुलिस अपनी एक विशेष खोज टीम के साथ और ब्लड हाउंड कुत्ते के साथ मैंडी की सर्च करने में लग जाती है। इस सर्च ऑपरेशन को पूरा करने के लिए शहर की पूरी टीम रात दिन एक कर देती है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मैंडी का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस ने अपनी जांच का एंग बदल दिया और कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने लगी। एक पिकअप ट्रक ने आखिरी बार मैंडी को अपने ट्रक के पीछे भागते हुए देखा था, इसलिए पुलिस सबसे पहले इस व्यक्ति से पूछताछ करती है, पर पुलिस को यहाँ से कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। अब पुलिस मैंडी द्वारा तय किए गए रास्ते के आसपास के इलाके और पास में सेट जंगलों की छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को मैंडी से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिलता है। मैंडी की मां ने पुलिस को बताया था कि जिस दिन मैंडी गायब हुई थी उसने हरे रंग की स्वेट पैंट पहनी थी। ठीक 72 घंटे बाद पुलिस द्वारा कुछ इसी तरह का स्वेट पैंट बरामद किया जाता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा उस स्वेट पैंट को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मैंडी के केस की जिम्मेदारी अब रॉन पीटरसन को और उनकी टीम को दे दिया जाता है, जिन्होंने FBI की ट्रेनिंग हासिल की थी। रॉन पीटरसन अपनी टीम के साथ तलाशी अभियान शुरू करते हैं नुक्सैक रिवर की। वहां पर उन्हें जो बरामद होता है उसने सबके होश उड़ा दिए। वहां पर मैंडी स्टाविक की लाश देखी जाती है, जिसके ऊपर टेनिस जूतों और मोज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंडी की बॉडी को अब फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है और मैंडी की बॉडी जहां से बरामद हुई थी वहां पर स्ट्रगल के भी कोई निशान नहीं थे, और तो और उस पॉइंट पर इतना पानी गहरा भी नहीं था, प्लस मैंडी अच्छी स्विमर भी थी, तो यानी ये तय था कि मैंडी की डूबने से तो मौत नहीं हुई है। बट मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही थी, हेड इंजरी प्लस सेक्सुअल असॉल्ट। शायद मैंडी के सर पर किसी ने जोर से वार करके उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया था। इस घटना से पूरे टाउन शॉक था और सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर मैंडी के साथ ऐसा किसने किया। क्या किलर उन्हीं के बीच में था या फिर वो बाहर अपने अगले शिकार के पीछे था। कहीं ना कहीं वह आजाद घूम रहा था। अब जो मैंडी की बॉडी फोरेंसिक सर्च के लिए भेजा गया था, वहां से पता चलता है कि मैंडी की बॉडी में एक अनआइडेंटिफाइड मेल DNA मिला गया और ये DNA पुलिस के डेटाबेस के किसी भी क्रिमिनल के DNA से मैच नहीं करता था। अब ये बात तो साफ थी कि ये कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी, हर लीड को फॉलो किया और विटनेस के बयान को दर्ज किया गया। फाइनली एक नाम निकल के सामने आया, डेविड सूची नाम का एक ड्रिफ्टर सेम डे उसी एरिया में देखा गया था। ड्रिफ्टर का मतलब होता है एक आवारा आदमी जिसकी इमेज कुछ खास अच्छी ना हो, लेकिन उसका DNA भी क्राइम सीन पर मिले उस अनआइडेंटिफाइड DNA से मैच नहीं हुआ और पुलिस को डेविड सूची को रूल आउट करना पड़ा। पुलिस की सारी मेहनत पर फिर से पानी फिर गया। 20 साल बीत गए, 2 डिटेक्टिव्स बदल गए, क्राइम अनसॉल्व रहा, लेकिन पुलिस तब भी नहीं रुकी। साल 2009 डिटेक्टिव केविन बोही को यह केस ट्रांसफर किया गया। उन्होंने 1989 के वक्त एकम में रहने वाले सारे मेल पर्सन के DNA कलेक्ट करना शुरू किए। 4 साल बीत गए, लेकिन एक भी सैंपल मैच नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैंडी के परिवार, फैमिली मेंबर्स सारे के सारे इंसाफ का वेट करते करते थक चुके थे और एक्मे टाउन की उम्मीदें अब दम तोड़ रही थी। तभी एक चमत्कार, यह 2 लेडीज हीथर एंड मैरिली एक वाटर पार्क में टकराती है।
दोनों एक ही कॉलेज में मैंडी के साथ पढ़ती थी। बातों बातों में मैंडी का जिक्र हो जाता है और फिर एक ही वक्त पर दोनों की जुबान पर एक ही शख्स का नाम आता है जिस पर उन्हें हमेशा से मैंडी के कातिल होने का शक था, और उसका नाम था टिम बास, जो सेम कॉलेज में पढ़ता था। बट आखिर उन्होंने टिम बास का ही नाम क्यों लिया, और अगर इन दोनों को टिम बास पर पहले से ही शक था तो वो इतने सालों तक चुप क्यों रहे? इन सब जवाब के लिए हम चलते हैं मैंडी के कॉलेज डेज की तरफ। कॉलेज के दिनों में हीथर और मैरिली के इनके साथ काफी डिस्टर्बिंग बिहेवियर थे, क्योंकि टिम बास स्कूल ट्रिप पर हीथर को फिजिकली मोलेस्ट करने का अटेम्प्ट किया था, और वहीं देर रात मैरिली के घर जाकर उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए उसने उसे फोर्स भी किया था। इमेजिन करिए, एक कॉलेज स्टूडेंट जो साथ में पढ़ता हो वह अपने ही कॉलेज मेट को इस तरीके से हैरिस और मोलेस्ट करे, और वो बार बार उनके ऊपर प्रेशर डाले कि वह किसी भी तरीके से उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। इस तरह का मेंटल ट्रॉमा उन दोनों ने झेला होगा, और उनके दिल में इस बात का इतना ज्यादा खौफ था कि उन्होंने यह सारी बात सबसे छुपा कर रखा। लेकिन इतने सालों बाद अब हीथर और मैरिली को समझ आ चुका था कि मैंडी को इंसाफ दिलाने के लिए उनका बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने फाइनली हिम्मत करके पुलिस से कांटेक्ट किया। दोनों ने टिम बास पर शक करने की अपनी वजह बताई और साथ ही टीम के साथ हुए अपने बिहेवियर को भी शेयर किया, और यह एक मेजर लीड था जो पुलिस को 25 सालों बाद मिला। टीम का घर मैंडी के घर के पास ही था। इनफैक्ट दोनों की फैमिलीज के बीच में काफी अच्छे रिलेशन थे, और टीम का छोटा भाई टॉम मैंडी का दोस्त था। बट हैरानी की बात ये थी कि अगर टीम ही असली मुजरिम था तो फिर उसका डीएनए उस अननोन मेल डीएनए से मैच क्यों नहीं किया, जबकि पुलिस ने तो उस एरिया के सारे मेल डीएनए के सैंपल्स कलेक्ट किए थे। और इसका रीज़न था उस वक्त इस जांच में लापरवाही बरती गई थी। इससे पता चला कि पुलिस ने कभी टीम को उसके फैमिली मेंबर्स का सैंपल लिया ही नहीं था, क्योंकि टीम की फैमिली और मैंडी की फैमिली काफ़ी क्लोज थे, इसलिए उन पर किसी भी तरह का शक नहीं किया गया था। पुलिस डिपार्टमेंट से हुई सबसे बड़ी चूक थी। अब पुलिस बिना और देरी किए हुए टिम से मिलने उसके घर जाती है। 25 सालों से टिम एक्मे से 30 किलोमीटर दूर एवर्सन में अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। वहीं पर एक बेकरी शॉप भी थी, वो एक डिलीवरी ट्रक ड्राइवर भी था। पुलिस टीम से मिलती है और उसे पूरे केस समझाती है एंड उससे उसका सलाइवा का सैंपल मांगती है, बट टीम अपना सैंपल देने से साफ मना कर देता है। यहीं से पुलिस का टीम पर शक और भी गहरा हो जाता है। वह टीम का बैकग्राउंड चेक करने लग जाती है। सबसे पहले पुलिस टीम के भाई टॉम बेस्ट से मिलती है। टॉम ने पुलिस को बताया कि टीम हमेशा से ही एंटी सोशल था और कॉलेज में हुए उसके ब्रेकअप ने उसे और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया था, और उसके ब्रेकअप के बाद टीम के अंदर सारी वुमेन के प्रति एक अजीब तरीके की नफरत सी थी, मानो वो लड़कियों और महिलाओं को अंदर ही अंदर काफ़ी हेट करता था। मैंडी की डेथ के कुछ 6 वीक बाद टिम ने अपने ही कॉलेज की जीना मेलोन से शादी कर ली। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि ऐसे लड़के से शादी करने वाली लड़की की कैसी लाइफ होगी। पुलिस जब टिम की वाइफ जीना से मिली तो उसने जो खुलासे किए वे काफ़ी हॉरिफाइंग थे। टिम एक ऐसा कंट्रोलिंग और इमोशनली अब्यूसिव पार्टनर था जो अपनी वाइफ को एक नौकर की तरह ट्रीट करता था। जीना चाह करके भी टिम से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि टिम ने उसे धमकी दे रखी थी कि यदि उसने ऐसा किया तो वह जज से झूठ बोलकर 3 बच्चों की कस्टडी अपने नाम करवा लेगा, और वह यह सब 30 साल से झेल रही थी। जीना के लिए शादी इन जेल से कम नहीं थी। ये सारे खुलासे के बाद पुलिस की नज़र में अब टिम एक प्राइम सस्पेक्ट था, बट उसको मुजरिम साबित करने के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत थी। पुलिस को हर हाल में उसका डीएनए सैंपल चाहिए था, इसलिए पुलिस ने एक टीम बनाई और पूरी रात उसके आगे पीछे लग गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद कहीं कोई ऐसा सामान या आइटम वो यूज करके फेंके जिससे उसका सलाइवा होगा तो पुलिस उससे जांच कर सके। लेकिन यहाँ पे पुलिस के हाथ सिर्फ फेलियर ही लगा। तो यह इत्तेफाक था या फिर टीम जरूरत से ज्यादा ही शातिर था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुल रहा होता है।
और वो नया दरवाज़ा था टिम की बॉस किम वैगनर। पुलिस किम से मिलने गई और उन्होंने सारी बात बताई। किम का भी टिम के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने टिम को वुमेन के प्रति एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर देखा था। उसने नोटिस किया था कि इसलिए विदाउट एनी इंफॉर्मेशन तो वो पुलिस की हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। किम को अब कैसे भी करके टिम को डीएनए सैंपल लेना था, इसलिए अब वो हमेशा टिम पर नजर रखने लगी, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी एक बार ऐसा मौका मिलेगा जिसमें कुछ ऐसा उनके हाथ लगेगा जिसमें टिम का डीएनए होगा। महीने बीत गए और फाइनली वो दिन आ ही गया। टिम ने इस कोक कैन और इस प्लास्टिक कप को यूज किया और डस्टबिन में फेंक दिया। किम वैगनर के पास यही एक मौका था। उन्होंने टिम की नजरों से बचते हुए उस कोक कैन और प्लास्टिक कप को रिट्रीव किया और पुलिस को हैंडओवर कर दिया। कुछ वक्त बाद टेस्ट रिजल्ट्स आ गई। क्राइम सीन पर मिला अननोन डीएनए टीम बास का ही था। 12 दिसंबर 2017 को पुलिस ने टीम को मैंडी की किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट एंड कत्ल के चार्ज में अरेस्ट किया। यह केस सभी के लिए बहुत ज्यादा पर्सनल था। इसका एक एग्जाम्पल थे डेव मैकेकरन, जो कि न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद भी मैंडी के केस के लिए लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने इस केस के लिए कोई भी फीस नहीं ली थी। बट केस अभी क्लोज नहीं हुआ था, क्योंकि ट्रायल के दौरान टीम ने मैंडी को लेकर ऐसे बयान दिए जिससे सभी शॉक्ड रह गए। टीम ने कहा कि उसके और मैंडी के बीच में एक सीक्रेट अफेयर था और उस दिन उन दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए थे, जिसकी वजह से पुलिस को मैंडी की बॉडी के पे टिम की डीएनए मिला था। ये काफी अजीब तरीके का बयान था। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मैंडी और स्टेविक के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं था। दोनों के बीच ना तो कोई बातचीत होती थी, ना दोनों सेम क्लास में थे। इनफैक्ट टीम मैंडी से 4 साल सीनियर था। किसी ने भी मैंडी और टिम को कभी भी एक जगह पर नहीं देखा था। टिम का ये बयान ये साबित कर देता है कि इसने घटियापन की सारी हदों को पार कर रखा है। टिम की ये सारी बातें धरी की धरी रह गई जब जीना ने कोर्ट में बताया कि उसने टिम को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना था कि वह सारा ब्लेम उसके फादर पर डाल दे, यानी टिम के फादर पर डाल दे, क्योंकि टिम के फादर को गुजरे हुए 10 साल हो गए थे। बट टिम की माँ ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। किस घटियापन लेवल की ये आदमी है, ये आप देख सकते हैं, जिसने अपनी ही माँ से अपने फादर पर ब्लेम डालने के लिए कहा। एक लड़की के सेक्सुअल असॉल्ट के केस में टिम के भाई टॉम ने भी गवाही दी और उसने बताया कि कैसे टिम ने उस पर प्रेशर डाला कि वो कोर्ट में यह बयान दे कि मैंडी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, क्योंकि इसके और मैंडी यानी कि टॉम और मैंडी के बीच फिजिकल रिलेशन थी, ताकि सेक्सुअल असॉल्ट वाले एंगल को झुटलाया जा सके। टिम अपने बचाव में हर हद तक गिर चुका था, लेकिन 30 साल का इंतजार, 2 हफ्ते का ट्रायल और 5 घंटे की डिलिब्रेशन के बाद फैसला आ ही गया। टिम को मैंडी की किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट और किडनैपिंग के चार्ज में 27 साल की सजा सुनाई गई। बेशक इस कहानी से आपने और हमने कई सारी बातें सीखी हैं। दोस्तों, क्राइम के ऐसे और एपिसोड्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।